नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है तारीख 6 अक्टूबर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 अक्टूबर के महत्वपूर्ण न्यूज़ एवं आर्टिकल को, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें पहला जो न्यूज़ है, हालांकि इसमें वो है एग्जिट पोल के बारे में। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा जो इलेक्शन है वो संपन्न हुआ है, उसके बाद एग्जिट पोल जारी किया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ निकल कर आ रहा है वो है भारत जो है स्वदेशी पोर्टेबल रक्षा कवच का सफल परीक्षण किया है। और ये जो पोर्टेबल रक्षा कवच है, ये बेहद कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, जिसे नाम दिया गया है BSHO RATS, इसे हम बोलते हैं। तो बेहद कम दूरी का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है और दुश्मनों के विमान, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को पल भर में ये मार गिराने में सफल होगा। ठीक है, और ये राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, यह चौथी पीढ़ी का जो है बेहद कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। इसमें और भी कहा जा रहा है कि मिसाइल में लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स सहित कई प्रौद्योगिकी शामिल हैं। इस मिसाइल को हवाई खतरों को कम दूरी पर बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके उच्च अनुकूलित डिजाइन के कारण इसे आसानी से ले जाया जा सकता है। यह एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 की तरह है, जिसका वजन 20.5 किलोग्राम और लंबाई इतना है। ठीक, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये है कि ये जो रक्षा प्रणाली विकसित किया गया है और इसका परीक्षण किया गया है, यह S-400 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और इसका परीक्षण कहाँ किया गया? राजस्थान के पोखरण में किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। चुनावी बॉन्ड रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है चुनावी बॉन्ड के बारे में आप जानते होंगे, इसे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रद्द कर दिया था चुनावी बॉन्ड को। तो उसी पे पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी हमने आदेश दिया था उस पर फिर से विचार करने का कोई मामला नहीं बनता है और सारे जो पुनर्विचार याचिकाएं हैं वो खारिज की जाती है। तो इसी साल 15 फरवरी को संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था। अधिवक्ता मैथ्यूज और अन्य द्वारा पुनर्विचार याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि यह मामला विशेष रूप से विधायी और कार्यकारी नीति के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट यह नोटिस करने में विफल रहा कि इस पर लोगों की राय विभाजित हो सकती है और बहुसंख्यक इस योजना के समर्थन में हो सकते हैं। तो इस आधार पर यहाँ पे पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। नमो ट्रेन का ट्रायल, ये साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के बीच जो है उसका ट्रायल रन शुरू हो गया है। तो आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये नमो रैपिड ट्रेन है, ये दिल्ली मेरठ कॉरिडोर को जोड़ती है। नमो भारत ट्रेन इसको बोलते हैं और इसका परिचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, नमो भारत ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साहिबाबाद स्टेशन से मेरठ साउथ तक 42 किलोमीटर खंड में संचालित है। बस ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके जो यूपी PCS देने जा रहे हैं उनके लिए है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। RRTS के बारे में जानते होंगे। RRTS क्या होता है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। एक होता है MRTS, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, अगला देखते हैं। तो भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं इस्लामाबाद, ये जयशंकर कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि SCO का मीटिंग होने वाला है कहाँ? पाकिस्तान में, और जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो इनसे पूछा गया कि क्या यह दौरा जो है भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। तो उनका मानना था स्पष्ट कि आतंकवाद की शर्त पर किसी भी तरह का बातचीत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये एक तरह से बहुपक्षीय जो संगठन है SCO, उसके लिए हम बैठक में जा रहे हैं। SCO के बारे में आप जानते होंगे। SCO क्या है तो मैं बता देता हूँ। SCO जो है संघाई 5 इसके रूप में इसका उत्पत्ति हुआ था कब? 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में। और इसमें संघाई 5 में जो शामिल था वो था चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। फिर से बोलता हूँ, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये S5 में शामिल थे, संघाई 5 में। उसके बाद 2001 में छठा सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। उसके बाद फिर भारत और पाकिस्तान भी 2017 में शामिल हो गया। और 10वां जो सदस्य है वो इस बार बना है, उसका नाम क्या है? SCO का 10वां सदस्य बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, SCO का 10वां सदस्य कौन बना है? बेलारूस। ठीक है, तो 2015 के बाद जो किसी भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान एक तरह से दौरा होगा। टोटल 9 साल के बाद S जयशंकर जा रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान। ठीक है, बस इतना ही इसमें था। तो SCO के बारे में आप समझ गए होंगे कि SCO क्या है। संघाई 5 के रूप में इसका गठन हुआ था 1996 ईस्वी में, और किस तरह से इसका फिर डेवलपमेंट होता रहा और नए सदस्य जुड़ते गए। और जो 10वां सदस्य है वो कौन है? बेलारूस है। ठीक है,
इससे पहले जो एससीओ का समिट हुआ था कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान की राजधानी कजाकिस्तान में, सॉरी ये हुआ था अस्ताना में, सॉरी इससे पहले कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, ठीक है। तो अस्ताना में हुआ था इससे पहला वाला समिट एससीओ का, और अब कहाँ हो रहा है? अब हो रहा है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, ठीक है। अगला देखते हैं, एक देश एक चुनाव संविधान के खिलाफ नहीं है। रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उसने अपना जो भी था विचार एक तरह से सरकार को सौंप दिया, और कोविंद जी इस पे कह रहे हैं कि 1967 से पहले जो है 4 लोकसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए थे, फिर एक साथ चुनाव कराना किसी भी रूप में यह असंवैधानिक नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह विचार असंवैधानिक है, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि इस अवधारणा को संविधान निर्माताओं ने माना था। तो वास्तव में एक साथ चुनाव कराने से संघवाद और मजबूत होगा, क्योंकि तीनों स्तर की सरकारें 5 साल एक साथ काम करेगी। एक देश एक चुनाव एक लोकप्रिय नारा है, जिसका कुछ लोगों ने गलत अर्थ निकाला, ठीक है। तो ये रामनाथ कोविंद जी कह रहे हैं। तो इसके पक्ष में कुछ पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिले कि एक साथ एक चुनाव से संघवाद मजबूत होगा, और इसका कारण क्या है कि तीनों स्तर की सरकारें 5 साल तक एक साथ काम करेगी, ठीक है। और यह किसी भी रूप में असंवैधानिक नहीं है, कई लोग इसको असंवैधानिक बता रहे हैं। और यह जो अवधारणा है संविधान निर्माताओं ने भी इसे माना था, और 1967 तक 4 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ होते रहे हैं, ठीक है। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीडिया को लेकर के। अब जब भी आप बीपीएससी का मेंस देते होंगे तो वहाँ पे एक निबंध पूछा जाता है। निबंध का एक पूरा पोर्शन ही है जो नया जोड़ा गया है, 300 नंबर का होता है निबंध। तो निबंध में मीडिया आदि के ऊपर भी, या फिर जो फॉरेन रिलेशन है उसके ऊपर भी निबंध लिखने को आता है। तो मीडिया के ऊपर यदि आपको निबंध लिखने आ जाए तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बहुत सारी फैक्ट यहाँ पे फैक्ट और कंसेप्ट देखने सुनने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति धनखड़ हैं, ये कह रहे हैं कि पत्रकारिता को एक तरह से जिम्मेदार होने की जरूरत है, और मशीन लर्निंग जैसे तकनीकों का इस्तेमाल का उनको सुझाव दिया गया है। जैसे फर्जी और जो भ्रामक सूचना इतने सारे फैल रहे हैं, उसके लिए किस तरह से तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि मीडिया जो होता है नीति निर्माताओं और जनता के बीच सेतु का काम करता है, इससे पक्षपातपूर्ण हितों के साथ काम नहीं करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीडिया का रोल अहम है, लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ है, और जो निर्माताओं और जनता के बीच, नीति निर्माताओं और जनता के बीच सेतु का काम करता है, और इस रूप में इसे पक्षपातपूर्ण हितों के साथ नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि इससे आम आदमी और राष्ट्र के हित को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने जिम्मेदार पत्रकारिता की आवश्यकता पर जोर दिया और सुझाव दिया कि संपादकीय का ध्यान लोगों को संवेदनशील बनाने पर होना चाहिए। धनखड़ ने राष्ट्र विरोधी और फर्जी बयानों को बेअसर करने के लिए मशीन लर्निंग जैसी तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धनखड़ ने मीडिया से पूर्वोत्तर के लिए दूत के रूप में कार्य करने और इसकी पर्यटन क्षमता प्रगति को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। उन्होंने देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत का दिल और आत्मा है, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और स्कॉटलैंड जैसे देश के साथ मिलकर भी पूर्वोत्तर की समृद्धि का मुकाबला नहीं कर सकते। ये पूर्वोत्तर के महत्व के ऊपर इन्होंने चर्चा किया है। और ये चर्चा कहाँ पे कर रहे थे? ये मीडिया कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे धनखड़, वहाँ पर ये चीज़ कहा गया है। तो पूर्वोत्तर के बारे में इन्होंने काफ़ी चीज़ कही है, और उन्होंने मीडिया से इस क्षेत्र की पर्यटन और विकास क्षमता का लाभ उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा पूर्वोत्तर केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह संस्कृतियों, परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य का जीवंत संगम है। बहुत ही बढ़िया। तो पूर्वोत्तर के रूप में पूर्वोत्तर के बारे में यदि कुछ लिखने के लिए आ जाए, कुछ जोड़ने के लिए आ जाए, जहाँ पे हमारा संस्कृति का जो विविधता है वहाँ पे यदि देखें, या फिर जो आर्थिक सशक्तिकरण, या जो आप राज्यों के बीच जो असमानता है उसके ऊपर जब आप चर्चा करेंगे, कहीं लिखने का आंसर आपको कोट करने का जरूरत पड़ जाए, तो आप पूर्वोत्तर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। और इसमें ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर है वो संस्कृतियों, परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य का जीवंत संगम है, ठीक है। पूर्वोत्तर कश्मीर के साथ पूर्वोत्तर की समानताएं दर्शाते हुए कश्मीर भी मनमोहक स्थल है। उन्होंने कहा पिछली सदी के आखिरी दशक में मैंने श्रीनगर का दौरा किया था और सड़क मुश्किल से 20 लोग थे। पिछले साल राज्यसभा के रिकॉर्ड के अनुसार 2 करोड़ से अधिक लोग पर्यटक के रूप में जम्मू कश्मीर गए। यह हमारे राष्ट्र की परिवर्तनकारी यात्रा का प्रमाण है। तो देखिए, हमें सिर्फ अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को निकालना है। मेंस में हम कैसे लिखेंगे, जब ऐसे हम लिखते हैं तो ऐसे में हमें किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमारा जो माइंड है वो किस तरह से ब्रॉड होना चाहिए। यदि हम ब्रॉड और नए नए डायमेंशन के साथ अपना ऐसे लिखेंगे तो हमारा ऐसे बहुत ही शानदार माना जाएगा। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मालाबार नौसैनिक अभ्यास। और ये किसके बीच होता है? भारत जो है मंगलवार से मालाबार का आयोजन कर रहा है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास होता है और भारत इस बार मेजबान है। मालाबार किसके किसके बीच होता है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच मालाबार सैन्य अभ्यास होता है, और यह नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, और यह विशाखापट्टनम के हार्बर से शुरू होगा, ठीक है। विशाखापट्टनम में हो रहा है मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास जो है 1992 में अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था।
अब यह एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के रूप में विकसित हो चुका है, जिसका उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ाना, साथ ही हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा समुद्री चुनौतियों का समाधान करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस अभ्यास में विभिन्न भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म की भागीदारी होती है। इसमें मिसाइल विध्वंसक, बहुउद्देशीय फ्रिगेट, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान, सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। आपको कुछ याद आ रहा होगा इस नाम से, क्वाड के बारे में आपने सुना होगा। क्वाड, क्वाड में कौन कौन है? भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ठीक है, तो इसी क्वाड का एक तरह से, हालांकि ये मालाबार के रूप में यहाँ पे अभ्यास होता है, लेकिन यही चारों देश क्वाड में भी शामिल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास शुरू होने वाला है विशाखापट्टनम में। अगला देखते हैं, हाथियों की गणना को पुख्ता बनाने को 11 तरीके पर अध्ययन होगा। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है 2 साल से अध्ययन में जुटा हुआ है और हाथियों की गणना के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष तो देखने को नहीं मिल रहा है। हाथी गणना के लिए 3 तरीकों पर मंथन है, जैसे रिसोर्स बेस्ड, CMR, स्पेस टू इवेंट मॉडल, ग्रुप लिविंग, SCR, पता नहीं ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। जब इस पर थोड़ा सा और डेवलपमेंट होकर बहुत सारे हमारे पास जब फैक्ट आ जाएंगे, इसके बारे में डिटेल जब अध्ययन हो जाएगा, तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, नक्सलियों के विरुद्ध बड़े अभियान की तैयारी में है गृह मंत्रालय। तो जैसे कल ही जो है 31 नक्सलियों को एक तरह से मार गिराया गया था छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नक्सली गतिविधि हैं लगभग उस पर विराम लग चुका है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि में भी यह खात्मे के कगार पर है। तो अगस्त में ही रायपुर में हुई बैठक में 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का संकल्प दोहराया गया और कहा गया कि अब नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार करने की रणनीति की आवश्यकता है। सूत्रों के अनुसार बैठक में सुरक्षा बल द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध कई कार्रवाई की नियमित निगरानी का जिम्मा राज्य के पुलिस महानिदेशकों को दिया गया है, सौंपा जा सकता है, जबकि मुख्य सचिव से अपेक्षा रहेगी कि वह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने में जुटे। तो पुलिस महानिदेशक को एक जिम्मा सौंपा गया है कि उस पर नियंत्रण, जो लगातार जो है बड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं जो मुख्य सचिव है उनसे अपेक्षा की जाती है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। तो इन दोनों ही स्थिति में इन दोनों ही चीज़ों को एक तरह से क्रियान्वित करके नक्सलियों और जो नक्सली जो समस्या है उस पर निदान पाया जा सकता है। तो ये गृह मंत्रालय जो है अब इस पर एक बड़ा ऑपरेशन करने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं, पराली की समस्या फिर से यहाँ पर, अब तो ये डेली का ही न्यूज़ रहेगा। ठीक है, तो इस पर हम अपने हिसाब से चर्चा करते रहेंगे, जहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा तो उस पर हम इस चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए था कि संपादकीय में क्या आया है। तो युद्ध के मुहाने पर पश्चिम एशिया है, ये हमारा संपादकीय है आज का, और इसमें देखते हैं क्या है। आप जानते हैं कि इजराइल की ओर से हिजबुल्ला का जो सरगना था नजरुल्ला, उसको मार गिराया गया, और लेबनान में सक्रिय संगठन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने के जवाब में ईरान जो है मिसाइल भी दागा, और इस तरह से पश्चिम एशिया के हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। अब यह लगभग तय है कि इजराइल ईरान को निशाना बनाएगा, वह ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर सकता है, या फिर उसका जो तेल का ठिकाना है उसको निशाना बनाया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, इससे विश्व अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, जो पहले से ही रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण संकट में है। यदि यहाँ हालात और खराब हुए तो इस क्षेत्र के विभिन्न देशों में रह रहे लाखों भारतीयों को निकालने की जरूरत पड़ेगी। स्पष्ट है, इससे भी भारत की समस्याएं बढ़ेगी। तो पश्चिम एशिया तब से तनाव और युद्ध की आशंका से घिरा हुआ जब पिछले साल 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन और गाजा इलाके में सक्रिय आतंकी संगठन ने, हमास ने इजराइल में घुसकर भीषण हमला किया था और 1200 से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए थे। तो उसके बाद जो चीज़ें बदली आप देख ही रहे हैं, तब से लगातार ये इजराइल के द्वारा जो है हमास पे अटैक किया गया, और लगभग अब तक 40,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं पूरे इस युद्ध में। तो गाजा में इजराइल के हमले के दौरान ही लेबनान के समर्थित जो हिजबुल्ला थे उसने इजराइल ठिकाने पर हमला किया था। तब स्पष्ट हो गया था कि इजराइल जो है हिजबुल्ला को भी निशाने पर लेगा, और वही हुआ। इजराइल के जवाबी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई भले ही इस्लामी जगत को एकजुट होने की नसीहत दे रहे हैं और मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ भड़का रहे हैं, लेकिन यह साफ है कि कतर को छोड़कर अन्य इस्लामी देश और विशेष रूप से अरब जगत के सुन्नी देश इस संघर्ष से दूर रहना चाहते हैं। इजराइल और इस्लामी देश के बीच
अविश्वास और तनाव का रिश्ता नया नहीं है। इसराइल और इस्लामी देश के बीच अविश्वास और जो तनाव का रिश्ता नया नहीं है। इसराइल और इस्लामी देश में एक तरह से जब 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर फिलिस्तीन कहे जाने वाले क्षेत्र में एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ था इसराइल का, तभी से ये समस्या शुरू हो गई थी। तो इसराइल से तमाम संघर्ष के बाद भी अधिकांश जो अरब देश है अब इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन ईरान और कतर जो है अभी भी हमास और हिजबुल्लाह के जरिए इसराइल को निशाना बनाने की नीति पर चल रहे हैं। तो इसराइल और इस्लामी देशों के बीच तनाव और युद्ध के लंबे इतिहास के बीच इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश हर हाल में इसराइल का साथ देना पसंद करेंगे। इन देशों ने पिछले एक साल में इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए तमाम प्रयत्न किए, लेकिन वे नाकाम रहे क्योंकि हमास बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इसराइल की ओर से ईंट का जवाब पत्थर देने की कठोर नीति अपनाई गई और अमेरिका और जो उसके सहयोगी देश है उस पर लगाम नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि इसराइल अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है और ऐसे देश अपने शत्रुओं के प्रति नरम नहीं रह सकते। तो इसराइल के आक्रामक रूप को देखते हुए विश्व के अनेक देशों की यह अपेक्षा उचित ही है कि वह संयम का परिचय दे, तो फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में स्वीकारे और हमास एवं हिजबुल्लाह जैसे संगठन को हथियारों के बल पर खत्म करने का इरादा छोड़ दे। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब ईरान जैसे देश भी इस मुगालते से बाहर आए कि वे इसराइल का अस्तित्व मिटाने में सफल हो जाएंगे। तो ईरान इसराइल के लिए खतरा बने हमास और हिजबुल्लाह का ही साथ ही नहीं देता, बल्कि सऊदी अरब की नाक में दम किए यमन के हौती लड़ाकों को भी सहायता करता है। यही काम कतर भी करता है। तो ईरान और कतर दोनों ही हिजबुल्लाह और हमास को तो समर्थन दे ही रहा, साथ में हौती लड़ाकों को भी समर्थन देता है। हालांकि पश्चिम देशों का ईरान पर कोई जोर नहीं है, लेकिन वे कतर पर तो दबाव बना सकते हैं और उसमें वे सफल नहीं हो पा रहे हैं। ईरान के रवैये को देखते हुए अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। यदि इसके जवाब में रूस या चीन ईरान की मदद के लिए आगे आते हैं तो पश्चिम एशिया विश्व के लिए बड़ी शक्तियों का अखाड़ा बन जाएगा। चूंकि रूस और चीन विश्व के किसी भी क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व कायम होते नहीं देखना चाहते, इसलिए दोनों देश हर उस देश के साथ खड़े हो जाते हैं जो अमेरिका के खिलाफ होता है। तो पश्चिम एशिया में शांति के आसार इसलिए नहीं दिखते क्योंकि संयुक्त राष्ट्र दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता करा पाने में नाकाम रहा है। तो इस पर हैरानी नहीं कि संयुक्त राष्ट्र और उसकी सुरक्षा परिषद की प्रासंगिकता पर भी गंभीर प्रश्न लग गए हैं। इसे देखते हुए भारत को पश्चिम एशिया में शांति समझौते के लिए सक्रिय होना चाहिए। एक तो भारत के संबंध इसराइल और ईरान दोनों से हैं, दूसरी ओर दुनिया में भारत शांति और हिंसा के गांधीवादी विचारों के लिए जाना जाता है। ये विचार पश्चिम एशिया में शांति ला सकते हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि अनेक देश यह मान रहे हैं कि भारत अपने बढ़ते कदम के चलते पश्चिम एशिया में शांति का प्रभावी पहल कर सकता है। यह भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है कि अनेक प्रमुख देश उसे सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाने की जरूरत जता रहे हैं। तो ये पश्चिम एशिया में किस तरह से चीजें बदल रही है और युद्ध के हालात बन रहे हैं, इसके ऊपर हमने चर्चा किया है। और जो स्थितियां बन रही है इसमें यदि चाइना और रशिया भी शामिल हो जाता है तो यह एक बहुत ही गंभीर एक तरह से बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाएगी पश्चिम एशिया में, और उसका प्रभाव विश्व के हर एक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। और यहाँ पे सुरक्षा परिषद का जो एक तरह से उसके ऊपर उसकी प्रासंगिकता के ऊपर जो प्रश्न उठ रहे हैं, ये भी यहाँ पे एक अहम प्रश्न है। और दूसरा कि भारत जो अस्थायी सदस्यता की डिमांड कर रहा है वो कितना जस्टिफाइड है। ठीक है, भारत चाहे तो पश्चिम एशिया में जो भी तनाव बन रहे हैं उसमें एक अहम रोल निभा सकता है उसको कट डाउन करने के लिए। उसमें अब जैसे भारत जो है शांति और हिंसा के गांधीवादी विचारों का पालन तो करता ही है, साथ ही उसका जो संबंध है इजराइल के साथ, ईरान के साथ भी है, और दुनिया के अन्य देश पश्चिम जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें नक्सलियों का सफाया। इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया है। तो यदि नक्सलियों से निपटना है तो उसके प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्हें यह भी संदेश देना होगा कि वे बंदूक के बल पर व्यवस्था परिवर्तन करने और संविधान एवं लोकतंत्र खत्म करने का मुगालता छोड़ दें। चूंकि नक्सली बार बार के आग्रह के बाद भी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए उनका दमन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो नक्सली नेता और उनके समर्थक भले यह झूठा प्रचार करें कि नक्सली संगठन गरीब आदिवासियों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यह सच है कि आतंक के बल पर उगाही करने वाले गिरोह में तब्दील हो गए हैं। तथ्य यह भी है कि वे जिन आदिवासियों के हितैषी होने का दिखावा करते हैं उन्हें ही विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करने का कुचक्र भी रखते हैं। वास्तव में वे निर्धन आदिवासियों के सबसे बड़े शोषक भी हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर है। पर्यावरण की चिंता को लेकर के देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल है। तो बढ़ता वैश्विक ताप और जलवायु परिवर्तन गंभीर समस्या बनता जा रहा है। लोगों की बढ़ती आवश्यकताएं, औद्योगिक विकास, बढ़ता प्रदूषण और प्रकृति से छेड़छाड़ प्रमुख कारण है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी वैश्विक ताप का प्रभाव दिखने लगा। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी है, मौसम चक्र में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा नहीं होती थी वहां अतिवृष्टि हो रही है। हिमपात पहले के मुकाबले कम होने लगे हैं। पश्चिम हिमालय में स्थित ग्लेशियर लगातार सिकुड़ रहे हैं।
त्रिलोकीनाथ, व्यास कुंड और ढाका ग्लेशियर प्रतिवर्ष 11 से 18 मीटर तक सिकुड़ रहा है। चंद्रा बेसिन के 12 ग्लेशियरों की भी ऐसी स्थिति है, तो जहां साल में 8 से 10 मीटर तक बर्फ गिरती थी, वहां अब 3 से 4 मीटर तक हिमपात होता है। तो ग्लेशियरों में बर्फ की परत पतली होने का असर जल विद्युत परियोजनाओं पर भी पड़ रहा है। कई क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढके रहते थे, वहां पर लोग पहुंच नहीं पाते थे, वहां अब लोग आसानी से पहुंच रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में तेजी से भवन निर्माण सहित अन्य गतिविधियां बढ़ने से हरित आवरण घटा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में कुछ वर्ष में हरित आवरण बढ़ा है, लेकिन हरित घनत्व की दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ये एक्चुअली है तो हिमाचल प्रदेश को लेकर के, लेकिन ये समस्या तो सभी जगह पर है। वन माफिया और खनन माफिया पर भी अंकुश लगाए जाने की दिशा में कदम उठाए जाने आवश्यक है। हर वर्ग को समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, जन्म तिथि एवं जीवन के विशेष अवसरों पर पौधारोपण किया जाना चाहिए। जब पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी प्रयास करेंगे, तभी स्वच्छ हवा में हम सांस ले सकेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यावरण को लेकर के यहाँ पर था। हालांकि किस तरह से ग्लेशियर वगैरह सब पिघल रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ये तो केंद्रित था हिमाचल प्रदेश को लेकर के ही, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये जलवायु परिवर्तन का असर पूरे ही भारत में देखने को मिल रहा है। और ये चूंकि ये वैश्विक है, वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग है एक तरह से, तो इसका असर हर जगह पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको आप किसी के भी संदर्भ में जोड़ के आप इसको लिख सकते हैं कि किस तरह से जो बर्फ की चादरें पतली होती जा रही है, ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें तो लिखते ही हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, पुनर्जीवित हो सकेंगे विलुप्त जीव। मैमथ जो है विशालकाय हाथी, डोडो पक्षी और तस्मनाई बाघ जैसे लंबे समय से विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को 2028 से पहले वापस लाने की संभावना है। तो देखते हैं क्या है। पिछले कुछ समय से विलुप्त जीवों को पुनर्जीवित करने का प्रयास चल रहा है, इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। इस शोध से जुड़े विज्ञानियों ने कहा कि मैमथ, डोडो पक्षी और तस्मनाई बाघ जैसे लंबे समय से लुप्त हो चुकी प्रजातियों को 2028 से पहले वापस लाने की प्रबल संभावना है। आज जीन विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है। विज्ञानियों को लगता है कि वे जीन की नई तकनीक का उपयोग से लुप्त जीवों के अस्तित्व में वापस ला सकते हैं, लेकिन क्या इतना आसान होगा? यह जटिल विज्ञान है। पहले चरण में विज्ञानी विलुप्त जानवर के विशिष्ट जीनों का पता लगाते हैं। दूसरे चरण में विलुप्त जीव के किसी करीबी मौजूद रिश्तेदार का डीएनए का उपयोग करके विशिष्ट जीनों की प्रतिकृति बनाने की चेष्टा करते हैं। तो अमेरिका के कोलोसल बायोसाइंसेज नामक कंपनी ने विलुप्त जीवों की वापसी का बीड़ा उठाया है। कंपनी के विज्ञानी इसके लिए जीन संपादन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। अगले 3 वर्षों के भीतर डोडो पक्षी और तस्मनाई बाघ मैमथ हाथियों से पहले दिखने को मिल सकते हैं, जो लगभग 4000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। तो मैमथ का गर्भकाल 22 महीने का होता है। यह देखते हुए शोधकर्ताओं ने मैमथ के लिए 2028 के अंत की तारीख तय की है, और इस समय संतोषजनक ढंग से काम चल रहा है। लेकिन यह देखते हुए कि अन्य प्रजातियों का गर्भकाल बहुत कम है, यह बहुत संभव है कि मैमथ से पहले एक और विलुप्त प्रजाति प्रकट हो जाए। तो तस्मनाई बाघ 1982 में ऑस्ट्रेलिया में विलुप्त घोषित किया गया था। 1982 में उसका गर्भकाल सिर्फ कुछ हफ्ते का था। तो उड़ने में असमर्थ डोडो पक्षी कभी मॉरिशस के द्वीप पर रहते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी में किसी समय वे विलुप्त हो गए। तो उनका सामान्य गर्भकाल लगभग 1 महीने लंबा होता है। तो कंपनी ने अभी यह नहीं बताया कि दोनों में से किसके पहले प्रकट होने की संभावना है, लेकिन इस बात की बहुत संभावना है कि 2028 से पहले हमारे पास एक प्रजाति जरूर होगी। तो टेक उद्यम लैब ने 2021 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अनुवांशिकीविद जॉर्ज चर्च के साथ मिलकर कोलोसल बायोसाइंसेज का गठन किया था। उन्हीं मैमथ का सबसे करीबी रिश्तेदार एशियाई हाथी है, जिसके साथ इसके 99.5% जीन मिलते हैं। मैमथ आनुवंशिक रूप से अफ्रीकी हाथियों के बजाय एशियाई हाथियों के ज़्यादा करीब है। यह बात लोगों को हैरान कर देती है। डोडो का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार निकोबार कबूतर है, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाने वाला रंगीन विशेषताओं वाला पक्षी है। तो ये निकोबार कबूतर, ये भी विलुप्त, ये यहाँ पे कहा जा रहा है जो डोडो पक्षी है, डोडो पक्षी जो है निकोबारी कबूतर जो है उसका एक करीबी है, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाने वाला रंगीन विशेषताओं वाला पक्षी है। इंपॉर्टेंट जीन विज्ञान से संबंधित चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, जेनेटिक्स, तो इसके बारे में भी कहीं साइंस टेक में हमें मौका मिल जाए लिखने के लिए तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें कुछ और खास नहीं है, बस अभी देखिए शास्त्रीय भाषाओं पर अकारण राजनीति। भारत सरकार जो है अभी 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दी थी। 5 भाषा कौन कौन थे जिसको दर्जा दिया गया है शास्त्रीय भाषा का? वो है मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया। फिर से लिख लीजिए, मराठी, बंगाली, बंगाली और असमिया तो एक साथ आ जाएगा, पाली प्राकृत एक साथ आ जाएगा और मराठी। ठीक है, तो इसको केंद्रीय कैबिनेट ने शास्त्रीय भाषा के तौर पर स्वीकार किया है। जैसा ही इस बात की घोषणा हुई कि जो है इसको कई लोग महाराष्ट्र चुनाव के साथ जोड़कर देखने लगे। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें होती रहती हैं और इसको इस तरह से देखा गया कि मराठी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास है।
लेकिन इन जो 5 भाषाओं को क्लासिकल भाषा की श्रेणी में रखने का निर्णय असामयिक तौर पर नहीं लिया गया है। भारतीय भाषाओं के इतिहास में आकस्मिक कुछ नहीं होता। बड़ी-बड़ी क्रांतियाँ भी भाषा में कोई बदलाव नहीं कर पाती, उसके लिए सैकड़ों वर्षों का समय लगता है। तो 5 भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा देना मोदी सरकार की चिन सुनिश्चित सुचिंतित निर्णय है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के बाद लाल किले की प्राचीर से अमृतकाल में विकसित भारत बनाने के लिए पंच प्राण की घोषणा की थी। उसमें से एक प्रण विरासत पर गर्व था। तो विरासत पर गर्व को व्याख्यायित करने का प्रयास करें तो इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना राजनीति नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया जैसे विरासत पर गर्व जो पंच प्रण की घोषणा किया था, उसमें से विरासत पर गर्व के रूप में आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता देना। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने निर्णयों में स्वयं उस प्राणों को लेकर सतर्क दिखते हैं। प्रतीत होता है कि वह विरासत पर गर्व को लेकर देश में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जिस पर देश को गर्व हो सके। तो अपनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में डालने के पीछे इस तरह की सोच ही संभव है। तो किसी भी भाषा को जब शास्त्रीय भाषा के तौर पर मनाने का निर्णय केंद्र सरकार लेती है तो उसके साथ कई कदम भी उठाए जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय इन भाषाओं के उन्नयन के लिए कई प्रकार के कार्य आरंभ करती है। वर्ष 2020 में 3 संस्थाओं को संस्कृत के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया। पूर्व में घोषित भारतीय भाषाओं के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया। मराठी की बात कुछ देर के लिए छोड़ दी जाए, इस पर विचार होना चाहिए कि पाली और प्राकृत को क्लासिकल भाषा का दर्जा देने में इतनी देरी क्यों लगी। पाली और प्राकृत में इतनी अकुट बौद्धिक संपदा है जिसके आधार पर इन दोनों भाषाओं को तो आरंभ में ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल जाना चाहिए था। तो बौद्ध और जैन साहित्य में तो इन्हीं भाषाओं में लिखा गया है। इनमें से कई पुस्तकों का अनुवाद आधुनिक भारत की भाषाओं में अब तक नहीं हो सका है। हम अपनी ही ज्ञान परंपरा से कितने परिचित हैं इसके बारे में विचार करना आवश्यक है। इन दिनों उत्तर भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी सेमिनार में जाने पर विषय या वक्तव्य में भारतीय ज्ञान परंपरा अवश्य दिखाई या सुनाई देगा। इन सेमिनारों में उपस्थित कथित विद्वान वक्ताओं में से अधिकांश को भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। भारत की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में जितना अधिक विचार होगा, उसमें उपलब्ध उत्कृष्ट सामग्री का जितना अधिक अनुवाद होगा, वह हमारी समृद्ध विरासत के बारे में लोगों को बताने का एक उपक्रम होगा। तो आज अगर बौद्ध मठों में पाली या प्राकृत में लिखित सामग्री है तो आवश्यकता है उन्हें अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराकर आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। तो आवश्यकता इस बात की है कि मोदी कैबिनेट ने जो निर्णय लिया उसे लागू कराया जाए। शिक्षा मंत्रालय के में जो धर्मेंद्र प्रधान मंत्री हैं और एक समर्पित व्यक्ति हैं, उन्हें भाषा के बारे में विशेष रूप से रुचि लेकर संगठन के कार्यों के बेस्ट समय से थोड़ा समय निकालकर इसे देखना चाहिए। उनके मंत्रालय के अधीन एक संस्था है भारतीय भाषा समिति। इस समिति का गठन 2021 में भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। भारतीय भाषा समिति, ठीक है, इसका गठन हुआ था 2021 में। तो इस संस्था के आधे अधूरे वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसका कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित भारतीय भाषाओं के समग्र और बहुविषयक विकास के मार्गों की सम्यक जानकारी प्राप्त करना और उनके क्रियान्वयन की दिशा में सार्थक प्रयास करना है। इस समिति का जो तीसरा उद्देश्य है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। समिति को वर्तमान भाषा शिक्षण और अनुसंधान को पुनर्जीवित करने एवं देश में विभिन्न संस्थाओं में इसके विस्तार से संबंधित सभी मामलों पर मंत्रालय को परामर्श करने का कार्य भी सौंपा गया है। यह महत्वपूर्ण अवश्य है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि समिति ने मंत्रालय को क्या परामर्श दिया इसका कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ये जो समिति बनी है उसका जो कार्य है उसको किस तरह से क्रियान्वित करना चाहिए इस पर ध्यान देना चाहिए मिनिस्टर को। और इसके बारे में उसके बाद बताया जाता है कि इसके परामर्श को कुछ संपादित पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है संस्कृत को लेकर। तो सबसे बड़ी दिक्कत शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के अधिकतर संस्थानों के साथ यही हो गई है कि वे आयोजन प्रेमी हो गए हैं। आयोजन में कुछ ही चेहरे आपको हर जगह दिखाई देंगे। वे इतने प्रभावशाली हैं कि उन्हें हर विषय का ज्ञान या फिर किसी के कृपा पात्र समितियों संस्थाओं को लगता है कि किसी भी विषय पर आयोजन करवा करके। तो ये सब कुछ यहाँ पे क्या समस्याएं आ रही है बेसिक रूप में वो कहा गया है कि एक ही व्यक्ति आपको सभी जगह समितियों में मिल जाएंगे, चेहरे दिखेंगे एक ही व्यक्ति के, और एक तरह से ये लगता कि किसी के कृपा पात्र हैं अथवा बहुत सारी जानकारियाँ उनके पास है। तो इस पर कहीं ना कहीं एक बार विचार करने की ज़रूरत है कि यदि हम शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दे रहे हैं तो उसको किस तरह से सही से उसको उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, और जो भी शोध कार्य हैं, जो भी अनुवाद के विषय हैं, उसको किस तरह से जानकारियाँ लोगों के सामने लाया जाए, वेबसाइट पर उसको अपलोड किया जाए। जब तक शास्त्रीय भाषा को लेकर गंभीरता से कार्य नहीं होगा तब तक जो प्राचीन भाषा का जो ह्रास है वो होता रहेगा और नवीन रूप से या आधुनिक रूप से हम नहीं दे पाएंगे। तो इससे भाषाओं का ना गौरव आ पाएगा ना उसमें समृद्धि आ पाएगी। तो भारतीय भाषाओं के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं की प्रशासनिक चूल्हे कसने भी आवश्यकता है। मैसूर स्थित भाषा संस्थान मृत प्राय है, उसे नया जीवन देना होगा, तभी वहाँ भाषा संबंधी कार्य हो सकेगा। इस पर फिर कभी चर्चा, लेकिन फिलहाल इन शास्त्रीय भाषाओं को लेकर जो चर्चा आरंभ हुई है उसे लक्ष्य तक पहुँचते देखना सुखद होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शास्त्रीय भाषा को लेकर के यहाँ पर दिया हुआ था। तो और कौन कौन से शास्त्रीय भाषा शामिल किए गए हैं ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा शास्त्रीय भाषाओं से क्या होता है, उसका क्या महत्व है,
और शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का क्या महत्व है, इसके बारे में हमने चर्चा किया, और क्या क्या समस्याएं आ रही है, बेसिक समस्या, उसके बारे में हमने यहाँ पे विस्तार से चर्चा किया है। ठीक है, तो ये हम लोग का एडिटोरियल जो था वो समाप्त हुआ है, और इसमें कुछ और जो खास है वो भी हम देख लेते हैं। तो श्री राम के व्यापक संदर्भों की पुनर्भाष्य है, ये किसी पुस्तक का संडे है, तो संडे में किसी पुस्तक के बारे में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है, तो देख लीजिएगा, उसमें आपको कुछ विशेष समझ में आ जाए तो ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें इससे पढ़ेंगे तो समय तो लग जाएगा, लेकिन काफ़ी चीज़ आपको देखने सुनने को मिलेगा। देख लेते हैं क्या है इसमें। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही वाल्मीकि रामायण नाटककारों कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। देखिए अभी जो नाटक वगैरह बहुत चल रहा है, अभी समय है उस चीज़ का, ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है। और एक पुस्तक है रामायणम, रामायणम के बारे में जो भी चीज़ें दी गई है उसमें उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। छोटे उद्यमों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म बना जीईएम, ये इंपॉर्टेंट है। जीईएम देखते हैं, तो इसको जीईएम को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट। तो गवर्नमेंट ई मार्केट जो है पोर्टल पर मेक इन इंडिया से जुड़ी निविदा की संख्या बढ़कर 81% दर्ज हो गई है। सबको समान अवसर देने के लिए लेन देन के शुल्क में 96% तक कटौती की गई है। तो देखते हैं क्या है ये पूरा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने पिछले 8 वर्ष में मेक इन इंडिया के तहत बाजार के अवसरों को पारदर्शी बनाया है। इस पोर्टल ने बिचौलिया प्रणाली को खत्म कर नई तकनीक के जरिए स्टार्टअप एवं छोटे उद्यमियों को बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। इससे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के साथ ही महिला उद्यमियों को भी बाजार में मजबूती के साथ आगे बढ़ने का मौका मिला है। अभी तक 26,500 से ज्यादा स्टार्टअप जीईएम के माध्यम से 29,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुके हैं। तो सिर्फ वित्त वर्ष 23-24 में जीईएम पोर्टल पर स्टार्टअप ने 97,000 करोड़ से अधिक का ऑर्डर आपूर्ति की है। तो प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया अवधारणा के तहत सितंबर 2016 में जीईएम पोर्टल की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य कारोबार में नवाचार के जरिए बुनियादी ढांचे का विकास करना था, ताकि देश की प्रगति को सहारा मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीईएम का उद्देश्य क्या था, तो नवाचार के जरिए बुनियादी ढांचे का विकास करना। ठीक है, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि कितने सारे स्टार्टअप्स इसके साथ जुड़ गए हैं, और ये 29,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुका है। और इसमें 26,000 से ज्यादा स्टार्टअप जीईएम के माध्यम से 29,000 करोड़ से ज्यादा कारोबार कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पोर्टल पर उत्पादों एवं सेवाओं को सूचीबद्ध करने के लिए मेक इन इंडिया की शर्तों को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे स्थानीय निर्माताओं की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता देना आसान हो जाएगा। ठीक है, जीईएम ने वोकल फॉर लोकल स्टोर के जरिए महिला, एससी, एसटी, एमएसएमई, कारीगर, बुनकर, शिल्पकार, स्वयं सहायता समूह, किसान संगठन, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ और सहकारी समितियों के कारोबारी दायरे का विस्तार किया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीईएम ने लोकल और वोकल सेंटर, महिला, एससी एसटी, एमएसएमई, कारीगर, बुनकर, शिल्पकार, स्वयं सहायता समूह, एफपीओ और सहकारी समितियों के कारोबारी दायरों का विस्तार किया है। जीईएम जो है उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया कि 5 लाख से अधिक से अनुमानित मूल्य वाली बोलियां की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष पहले तक जीईएम पोर्टल पर सरकारी संस्थाओं द्वारा मंगाई गई 39% निविदा मेक इन इंडिया से जुड़ी होती थी, अब यह बढ़कर 81% हो गया है। तो मेक इन इंडिया वाली निविदा ज्यादा आ रहे हैं अब। ठीक है, चौहान के मुताबिक लेन देन शुल्क में कटौती सबके लिए समान अवसर पैदा करने का प्रयास है, ताकि सार्वजनिक खरीद की सहज प्रणाली विकसित की जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने देख लिया जीईएम के बारे में। ठीक है, अगला देखते हैं 10,000 मेगावाट क्षमता के बैटरी ऊर्जा स्टोरेज संयंत्र लगाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज संयंत्र लगाने के पहले चरण पर काम करना शुरू कर रही है। पहले चरण में 10,000 मेगावाट क्षमता का एसीएस लगाने के लिए जल्द ही प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। तो बैटरी पर आधारित ये बेहद अत्याधुनिक किस्म के ऊर्जा स्टोरेज संयंत्र होंगे, जो राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़े होंगे। जरूरत के हिसाब से इनसे बिजली की आपूर्ति ली जाएगी। भारतीय उद्योग मंत्रालय के अनुसार एनर्जी स्टोरेज संयंत्र लगाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और नीति आयोग के साथ एक बृहद योजना पर काम हो रहा है। तो इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस की तरफ से आयोजित एक सेमिनार में इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस का एक सेमिनार में बताया गया कि सरकार पहले ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी बैटरियों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन करने की नीति लागू कर चुकी है। वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए घरेलू स्तर पर बैटरी निर्माण की प्रक्रिया और तेज करनी होगी। तो आप जानते हैं शून्य कार्बन का लक्ष्य हमने निर्धारित किया 2070, तो उसके लिए बैटरियों के निर्माण की प्रक्रिया और तेज करनी होगी। जिस तेजी से भारत में ईवी का प्रचलन बढ़ रहा है, उसे देखते हुए वर्ष 2032 तक 6 से 9 लाख मेगावाट क्षमता की लिथियम बैटरी बनानी होगी। सरकार की मदद से तकरीबन 40,000 मेगावाट क्षमता की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र में लगने पर काम शुरू हो चुका है। तो दरअसल भारत में सिर्फ सरकार के स्तर पर बैटरी निर्माण का काम नहीं हो रहा, बल्कि कई लैब और स्टार्टअप भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लिथियम प्रौद्योगिकी की क्षमता को बेहतर बनाने पर काम हो रहा है। हाल ही में लिथियम सल्फर पर आधारित प्रौद्योगिकी को लेकर भारतीय स्टार्टअप ने काफी संभावनाओं वाली प्रगति की है। तो लिथियम सल्फर की भी बात की जा रही है। तो 3-4 वर्ष पहले तक बैटरी निर्माण की अधिकांश क्षमता चीन में ही थी, लेकिन अब यह स्थिति बदल रही है।
वैश्विक कंपनियां भारत को एक बेहतर विकल्प के तौर पर देख रही है। चीन की मौजूदा बैटरी निर्माण क्षमता 9 लाख मेगावाट है। भारत यह क्षमता अगले 6 से 7 वर्षों में हासिल कर लेगा। इससे साफ पता चलता है कि चीन कितना आगे है। भारत में ईवी की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाली 85% से ज़्यादा बैटरियां जो है चीन से आती है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है और इसी के लिए 10,000 मेगावाट क्षमता की बैटरी स्टोरेज संयंत्र लगाने का एक प्रक्रिया शुरू हो चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं। कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2016 से 22 में नौकरियों की संख्या 1.7 करोड़ बढ़ी है। तो जॉबलेस वृद्धि के दावों के विपरीत ताज़ा सरकारी डाटा से पता चलता है कि वित्त वर्ष 16-17 से लेकर 22-23 के दौरान देश में रोजगार 36% बढ़ा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार इस दौरान नौकरियों की संख्या 1.7 करोड़ बढ़ी है। तो कहा जा रहा है कि 36% रोजगार बढ़ा है, 1.7 करोड़ नौकरियां की संख्या बढ़ी है, जबकि इस अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के औसत वृद्धि दर 6.5% रहा है। यह डाटा आरबीआई के डाटाबेस के आधार पर जारी किया गया है। मंत्रालय ने कहा आरबीआई का यह डाटाबेस एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे और आवधिक श्रम बल BLFS पर आधारित है, जो संकेत देता है कि 1980 के बाद रोजगार में तेज वृद्धि रही है। मंत्रालय के अनुसार भारत की आर्थिक प्रगति प्रमुख क्षेत्रों में निरंतर रोजगार सृजन की को दर्शाता है। एक मजबूत लोकतंत्र, गतिशील अर्थव्यवस्था और विविधता में एकता। बहुत शानदार, ये लाइन कितना बढ़िया है। एक मजबूत लोकतंत्र, गतिशील अर्थव्यवस्था और विविधता में एकता का जश्न मनाने वाली संस्कृति के साथ वैश्विक महाशक्ति बनने की दिशा में भारत की यात्रा दुनिया को प्रेरित करती रहती है। मंत्रालय ने कहा कि 2017 से 2023 के दौरान श्रमिक जनसंख्या अनुपात में लगभग 26% की वृद्धि हुई है। तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात में 26% की वृद्धि हुई है, इसलिए बेरोजगारी को लेकर कही जा रही बयानबाजी सही नहीं है। इसके अलावा आर्थिक वृद्धि जो है खपत से प्रेरित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो रोजगार से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। तो खपत में वृद्धि का मतलब है कि रोजगार सृजन हो रहा है, क्योंकि अगर रोजगार मुख्य रूप से अवैतनिक या कम वेतन वाली नौकरियों में होता तो खपत में गिरावट आती। तो ये भी है, क्योंकि जो आर्थिक वृद्धि है खपत से जुड़ा हुआ है और खपत बढ़ रहा है, इसका मतलब रोजगार सृजन हुआ है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये आरबीआई का KLEMS का डाटाबेस था, उसके आधार पर यहाँ पे एक आंकड़ा जारी किया गया और कहा गया कि जो हम 36% 2016-17 से लेकर 22-23 तक 36% रोजगार बढ़ा है, 1.7 करोड़ लोग नौकरियां बढ़ी है और 6.5% हमारा वृद्धि दर रहा। और PLFS के डाटा को भी यहाँ पे शामिल किया गया है और इसमें ये भी कहा गया कि जो हमारा श्रमिक जनसंख्या अनुपात है वो 26% इसमें वृद्धि हुई है और जो हमारा जो खपत है वो भी हमारा बढ़ा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चीज़ है यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा और देखते हैं क्या कुछ है इसमें। दंत चिकित्सकों का मददगार बनेगा रोबोटिक आर्म। ठीक है, पीठ दर्द से बचने को बैठने का समय कम करें। कहा जा रहा है कि 2050 तक 80 करोड़ से अधिक लोग पीठ के निचले हिस्से में दर्द से पीड़ित होंगे। तो बैठने के समय को कम करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा पूरा न्यूज और जो आर्टिकल था पूरा हमने डिस्कस कर लिया, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने और जानने को मिली है। ठीक है, तो इसी के साथ हम कल मिलते हैं अगले न्यूज और एडिटोरियल के साथ, आर्टिकल्स के साथ, जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसका हम चर्चा करेंगे। और तब तक आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। प्री अभी ज़्यादातर जो फोकस होना चाहिए प्री पर होना चाहिए, और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं 1 घंटा इसमें आपको देना है। इससे क्या है कि आपका प्री के साथ साथ मेंस का बहुत बढ़िया तैयारी होता चला जाएगा। आपका जो वर्ड कलेक्शन है वो बहुत शानदार हो जाएगा, निबंध लेखन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और आंसर कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। अभी हम इसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, फिर हम आंसर राइटिंग पे भी फोकस करेंगे। ठीक है, और ये जो होगा हमारा डेली जो न्यूज़ डिस्कशन, ये हमारा बेस होगा हमारे नॉलेज का, हमारे डायमेंशन का, हम किस तरह से चीज़ों को लिखेंगे अपने मेंस के समय में। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपके प्री में भी काम आने वाली है। प्री में यहाँ से बहुत सारी चीज़ आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करने में, ऑप्शन छांटने में, आंसर चूज करने में आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो 1 घंटा आप टाइम निकालिए इसके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली न्यूज़ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी एग्जाम के किसी भी फेज में हो, प्री के फेज में हो, मेंस या इंटरव्यू के फेज में हो, तीनों में ही यह बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ठीक है, हम कल मिलते हैं अगले ही ऐसे ही किसी आर्टिकल और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।